आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा फ्रंट एंड का और कौन सा बैक एंड का फ्रेमवर्क आप लोग को यूज़ करना चाहिए। और मुझसे बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि यार कौन सा फ्रेमवर्क फ्रंट एंड का सबसे बढ़िया है और कौन सा जो बैक एंड का फ्रेमवर्क है वो सबसे बढ़िया है, इन दोनों का हमें बता दो। तो इस वीडियो के बाद कम से कम ये कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगा कि यार कौन सा हमको फ्रेमवर्क यूज़ करना है, क्या टूल हमें यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ करना है जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो क्या PHP की जगह Node.js सीख लिया है, Node.js की जगह Django सीख लिया तो क्या एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सब चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को एक बात बताकर, एक फैक्ट आप लोगों से शेयर करके कि यार देखो, जब भी आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिए जाते हो तो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाने वाली स्किल होती है वो होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट। आप चाहे किसी कंपनी में चले जाओ, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो, अगर आप एज अ बैक एंड डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हो और आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, यानी कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन को फ्रंट एंड, बैक एंड और डिप्लॉयमेंट तक पूरा का पूरा फिनिश किया हुआ है, और डेटाबेस भी, इसमें डेटाबेस भी आता है। आपने अगर आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस यूज़ करती है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की कैटेगरी में वो आती है, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना अगर जानते हैं तो आप लोग को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर। तो ये चीज़ आपकी टूल किट के अंदर होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को मिलाकर, यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की स्किल। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की जो स्किल है ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल स्किल है मैं कहूँगा, और आप लोगों की टूल किट में ये होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप एक बहुत ही फुली फ्लेज फुल स्टैक डेवलपर नहीं है तो आप लोग को, अगर आप बैक एंड कर रहे हो तो आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, फ्रंट एंड कर रहे हो तो आप लोगों को बैक एंड का आइडिया होना चाहिए। इतना आइडिया होना चाहिए कि आप बोल सको कि यार वो वाली ऐप मैंने डिप्लॉय करी थी, ये वाली ऐप को मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड और डिप्लॉयमेंट तक पूरी जिम्मेदारी के साथ फिनिश किया था। क्योंकि इंडस्ट्री को पसंद है ऐसे लोग जो कि चीज़ों को जोड़ना जानते हो। आप लोगों ने इंडिविजुअली चीज़ें बना दी, हाउ डू यू ब्रिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर। आप इन सब चीज़ों को एक साथ लाकर एक यूजफुल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। अब आ जाता हूँ मैं वापस से मेन सवाल पर कि यार फ्रंट एंड बैक एंड में क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले फ्रंट एंड बैक एंड का एक बहुत ही क्विक मैं आप लोग को बता दूं क्या चीज़ होती है, क्या फ्रंट एंड है क्या बैक एंड है। किसी भी एक वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों ने HTML यूज़ करी है तो आप CSS उसको ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि कलर्स उसको देने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग हो सकता है कोई कस्टम फॉन्ट यूज़ करें। ये सारी चीज़ें CSS के अंदर आती हैं। और अगर आप लोग क्लाइंट साइड का लॉजिक, फॉर एग्जाम्पल अगर बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, अगर आप लोगों ने माउस के एरो को कहीं पर आप ले आए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जो लॉजिक है प्रोग्रामेटिकली अगर आप लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं यूजर एक्शंस को, ये सारी चीजें आती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों जरूरी है? नहीं, HTML जरूरी है क्योंकि आप लोग उससे अपना जो स्केलेटन है पेज का वो लिखते हो, CSS से डिजाइनिंग करते हो, जावास्क्रिप्ट से लॉजिक डालते हो, फ्रंट एंड का लॉजिक अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट की सहायता से जानते हो। तो HTML से भी वेबसाइट बन जाएगी, HTML प्लस CSS अगर आपने लगा दिया तो भी बन जाएगी, HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट लगा दिया तो भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। जावास्क्रिप्ट जरूरी नहीं है, CSS जरूरी नहीं है, वेबसाइट के अंदर HTML जरूरी है, और फिर CSS ऐड कर लो ब्यूटिफिकेशन के लिए, और आप लोग जावास्क्रिप्ट ऐड कर लो अपने वेबसाइट को लॉजिक देने के लिए। तो ये था फ्रंट एंड। बैक एंड के अंदर क्या होता है कि आपका जो सर्वर है, जब भी आप google.com, जैसे मान लो आप एक क्लाइंट हो, ये आप क्लाइंट हो, ये google.com है, तो क्लाइंट बोलता है google.com से कि मुझे पेज दे दे, मुझे google.com दे दे, और ये जो सर्वर है ये सर्वर कुछ कंप्यूटेशन करके एक पेज देता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जाते हो youtube.com पर, आपने कोई वीडियो रिक्वेस्ट किया तो ये सर्वर ढूंढता है वीडियो कहाँ पर है और वो आपको रिटर्न में देता है और आप वीडियो वॉच कर लेते हो। तो ये जो कंप्यूटेशन हुई सर्वर में, यहाँ पर रन होती है बैकएंड वाली लैंग्वेज। तो ये बैकएंड वाली लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, आपको कौन सी सीखनी चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं आकर कि यार मैंने PHP चूज़ करी, अब किसी ने कह दिया कि यार PHP तो जो है डेड हो चुकी है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैं Django सीख रहा हूँ, लोगों ने मुझसे कह दिया कि यार नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है Node.js ज़्यादा अच्छा सर्व करता है, तो Node.js को आप लोग सीखो और Django सीखना बेकार है। ऐसा अगर आपसे किसी ने कह दिया और आप लोग जो है रुक गए, फिर अरे यार मैं गलती ना कर बैठूं Django को सीख कर, तो ये कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, जो आपके फ्रेमवर्क्स के कंपैरिजन है, इस पर मैं आऊँगा, अभी फ्रेमवर्क्स के कंपैरिजन पे आऊँगा, कौन सा बेहतर कौन सा अच्छा। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप एक बिगिनर होते हो तो आप लोगों को ये सीखना होता है कि आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड को कैसे मर्ज करोगे, यानी कि फ्रंट एंड बैकएंड को किस तरह से आप एक साथ ऐसे बनाओगे कि वो एक यूज़फुल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका फोकस होना चाहिए, और मेरे हिसाब से लर्निंग के हिसाब से, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हिसाब से PHP एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो PHP को बेकार बताना यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं लेता है। सेम फॉर Node.js में भी आप लोग जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हो, बैक एंड पे भी आप लोग यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट को, तो एक ही लैंग्वेज में आपका काम हो जाएगा। तो Node.js को बेकार बोलना या Django को बेकार बोलना, किसी भी चीज़ को बेकार बोलना तो एकदम पॉइंटलेस है। अब मैं आता हूँ कंपैरिजन पे कि यार कौन सा फ्रेमवर्क आप लोग यूज़
करना चाहोगे। तो कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है ये डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कुछ फैक्टर्स पर। जो पहला फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है वो है प्रोडक्टिविटी, कि यार आप जब सीख रहे हो तो कितना आसान पड़ रहा है आपको, कितनी जल्दी आप वो काम कर पा रहे हो। प्रोडक्टिविटी, कितने पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्या कोई लाइब्रेरी अवेलेबल है उस चीज़ के लिए जो कि आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं अपनी वेबसाइट पर इमेज रिकॉग्निशन की मान लो एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो कि किसी भी इमेज को बता दे क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट आप जिस बैकएंड में लिख रहे हो क्या उस बैकएंड में कोई लाइब्रेरी है इस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ तो पाइथन में लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्या PHP में लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्या वो लाइब्रेरी इतनी फेमस है, क्या उस लाइब्रेरी में इतने फीचर्स हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को कंसीडर करनी है अपने यूज़ केस के हिसाब से। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल रही है किसी भी बैकएंड को इस्तेमाल करने के दौरान, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो प्रोडक्टिविटी इज़ इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो वो होता है कि आपके एरिया में जॉब्स, आप जहां पर जॉब ढूंढ रहे हैं आप लोग वहां पर देखें कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट बैकएंड डेवलपर की और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं जैंगो बैकएंड डेवलपर की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर आपका जो फाइनल एम है वो जॉब करना ही है तो आप लोगों को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम भी डिपेंड करती हैं कि यार आज जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स की कमी है किसी एरिया में, तो कल हो सकता है कि जैंगो डेवलपर्स यानी कि पाइथन डेवलपर्स की कमी हो। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है कि यार जहाँ पर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे मान लो आप किसी एक ऑनलाइन पोर्टल पर जॉब ढूंढ रहे हो और वहाँ पर आप लोग देखते हो कि यार 15 रिक्रूटर्स मुझे मिले जैंगो के और सिर्फ 2 मिले मुझे नोड.js के। तो वहाँ पर 15 क्योंकि जैंगो के मिले आप लोगों को, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आप जॉब ढूंढना चाहते हो। तो कुल मिलाकर ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसको कंसीडर ज़रूर करें। तीसरा फैक्टर जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है कम्युनिटी सपोर्ट। कितना कम्युनिटी सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। कम्युनिटी सपोर्ट आप लोग को मतलब कि ऑनलाइन अगर आप लोग जाते हैं किसी डाउट को लेकर अपने, तो क्या आप लोग के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, कितनी देर में सॉल्व हो रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। मान लो कल मैं एक नया फ्रेमवर्क ले आता हूँ इमरान हाशमी JS, ठीक है। अब उस फ्रेमवर्क को मैंने आज बनाया और कल मैंने डाल दिया कि भाई यूज़ करो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, देखो दाखो और इस्तेमाल करो। मान लो आपको कोई वियर्ड सा एरर आ जाता है, आप सर्च करते हो इंटरनेट पर, तो बहुत चांस है कि आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। और जहाँ बात रहती है गिटहब के इश्यूज़ की, या फिर आप जो फ्रेमवर्क का डेवलपर है उसी से पूछते हो जाकर कि यार ये दिक्कत आ गई मुझे, मैं कैसे करूँ, तो हाई चांस है कि वो आपको जवाब नहीं देगा, या अगर आपको जवाब भी देगा तो वो आपको एक नूब डिक्लेयर कर देगा कि यार आप तो एक बहुत ही बेसिक डेवलपर है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, पाइथन में नॉलेज बढ़ाएं। अगर मान लो वो फ्रेमवर्क पाइथन का है, वो बोलेगा आप अपनी पाइथन की नॉलेज बढ़ाएं, तब आप समझ पाएंगे मेरी बातों को, आप समझ नहीं पा रहे। तो कुल मिला के आपको सपोर्ट कम मिलेगा और आप लोग वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यार आप लोग तो बिगिनर हैं। और अगर आप लोग एज अ बिगिनर इतनी सारी ओवरवेलमिंग चीज़ों को सुनेंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लोग वहाँ पर परेशान होकर रुक सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी जो चीज़ है वो है आपका पास्ट बैकग्राउंड, कि यार आपका बैकग्राउंड है उस चीज़ में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप 3 साल से पाइथन सीख रहे हो और अचानक से कोई कह देता है यार नोड.js आप लोग सीख लो, नोड.js बहुत बढ़िया है, नोड.js में जो है बहुत फास्ट चलता है। इस पर भी आऊँगा मैं अभी कि क्या फास्ट है क्या स्लो है, कौन सी चीज़ बेहतर है, इस पर अभी आऊँगा थोड़ी देर में। बट आप लोग यहाँ पर ये देखो, अगर कोई आपसे कहता है कि यार नोड.js सीख लो बढ़िया है, तो वो बढ़िया है वो उसके लिए बढ़िया है, शायद वो अपनी सिचुएशन को रख के बता रहा है बढ़िया है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ स्मूथ हुआ जब वो नोड.js सीख रहा है। हो सकता है जैंगो आपके लिए बढ़िया हो, डिपेंड करता है आपके पास्ट बैकग्राउंड पे। अगर हो सकता है कॉलेज में आप लोगों ने 2 साल पाइथन में डेवलपमेंट किया है फॉर एनी रीज़न, तो आप लोग पाइथन के अंदर ही काम करें, आप लोग लैंग्वेजेस स्विच ना करें, क्योंकि अगर आप लोग लैंग्वेजेस स्विच करेंगे तो सबसे बड़ा बैरियर आपको मिल जाएगा लैंग्वेज। आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह की परेशानियों में पड़ें, इसलिए इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करें और उसके बाद एक बैकएंड को चुनें। अब मैं यहाँ पर आप लोग को ये भी बताता हूँ कि कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लो नहीं है आज की तारीख में। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि यार PHP अगर आपने सीख ली तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, PHP स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ स्लो नहीं है, उसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। आज से 10-15 साल पहले लोग कंपेयर करते थे इस तरह से और कहते थे कि यार PHP स्लो है, नोड.js फास्ट है, या फिर ये चीज़ स्लो है वो चीज़ फास्ट है। लेकिन आज की तारीख में सर्वर्स जो है उनकी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। आज से 15-20 या मे बी 30-40 साल पहले सर्वर की कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होती थी। 4 GB रैम वाले लैपटॉप ओनर्स को अमीर माना जाता था। मुझे याद है मेरे पास 4 GB का लैपटॉप था, 4 GB रैम का लैपटॉप था बहुत पहले, और मेरे स्कूल के दोस्त मुझे बोलते थे यार 4 GB का रैम का लैपटॉप, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास आज की तारीख में कंप्यूटर्स बहुत सस्ते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं। अगर आप लोग डॉकर वगैरह यूज़
करना जानते हैं या फिर आप अपाचे Nginx जैसे वेब सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना जानते हैं तो आपकी जो जॉब है वो बहुत आसान होने वाली है। आप लोग अगर एक 32 या फिर 64 GB रैम वाला सर्वर डिप्लॉय करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप लोग एक बहुत बड़ा स्टार्टअप चला रहे हैं तो स्केलेबिलिटी आप लोगों के लिए कोई टेंशन देगी ही नहीं आपको। मैंने अपनी वेबसाइट codeways.com को 1 GB रैम वाले $5 सर्वर पे चलाया है, काफ़ी टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आई, डाउन नहीं हुई वेबसाइट। अगर आप लोग सही से कोड करते हैं, अगर आप लोग का जो कोड लिखा हुआ, जो लॉजिक लिखा हुआ है वो आप लोग सही से करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक कंप्यूटेशन नहीं है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड कोड है आपका, तो चाहे आप PHP यूज़ करें, Node.js यूज़ करें, आप लोग अपने यूज़र्स को काफ़ी अच्छे टाइम में सर्व कर पाएंगे। क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपाचे और Nginx बहुत अच्छे वेब सर्वर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरह से प्रोसेसेस और थ्रेड्स को निकालते हैं और बहुत ही ऑप्टिमली आपकी वेबसाइट को सर्व करते हैं। तो 1000 यूज़र्स अगर आ गए तो 1000 अलग अलग थ्रेड्स, या फिर अगर आप लोगों के सर्वर ने डिसाइड किया कि उनको प्रोसेसेस स्पॉन करनी है तो प्रोसेसेस आपके सर्वर पे स्पॉन करेंगे पैरेलली, और पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके आपके यूज़र्स को सर्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत आती भी है आपको तो इसका मतलब कि आप पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं, और अगर आप लोगों के पास यूज़र्स आ रहे हैं तो आप लोगों को सर्वर को स्केल अप करना चाहिए। क्योंकि सर्वर बहुत सस्ता है आज की तारीख में, $40 का जो सर्वर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अगर आपने कोड अपना ऑप्टिमाइज रखा हुआ है। अगर आपने कोड अपना ऑप्टिमाइज नहीं रखा हुआ है तो एक दूसरी स्टोरी है। अगर आप लोग मशीन लर्निंग वगैरह कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप लोग जस्ट इन्फरेंस कर रहे हो मॉडल से, ट्रेनिंग नहीं करनी है आपको ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई अगर आप लोग ट्रेनिंग करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉसिबल है ऑन द फ्लाई ट्रेनिंग, लेकिन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ऑन द फ्लाई करोगे ट्रेनिंग तो आपका सर्वर स्लो होगा। और अगर आप लोग ऑन द फ्लाई कर रहे हो तो आप लोग एक बड़ा सर्वर भी कंसिडर कर सकते हो, एक दूसरा सर्वर जो कि API से आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है वो कंसिडर कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये है मतलब कि आप लोगों को कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनकर, जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है वो चुनकर रिग्रेट नहीं होगा। कभी भी आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आएगा आप कह रहे हो कि यार PHP सीख ली मैंने, ओ नो ये क्या कर दिया, तो बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सिचुएशन आपके फेवर में है, वो जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे 4, उसके हिसाब से आंसर PHP है, तो आप PHP सीखें। क्योंकि अगर आप लोग PHP सीख रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है उससे, आपका वहाँ पर मन लग रहा है, आपको पहले से आती थी PHP और थोड़ा सा और सीख कर, थोड़ा सा आपको HTML CSS सीख कर आपको एक जॉब मिल जा रही है, वेल एंड गुड यार, बहुत बढ़िया है, तो आपको PHP सीखनी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क सुपीरियर नहीं है। स्पीड की जहाँ तक मैंने बात करी आप लोगों से, आप किसी भी एक बैकएंड फ्रेमवर्क को फास्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स। आप डॉकर यूज़ कर सकते हैं, कुबरनेटीज यूज़ कर सकते हैं, आपको ये सब आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में मार्केट में टूल्स हैं जो कि पैरेलली आपके यूज़र्स को सर्व कर पाएंगे आपकी कंप्यूट को यूज़ करके। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका बैकएंड फ्रेमवर्क है वो आपके CPU को, आपकी रैम को, आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज को, यानी कि जो सर्वर है, जिस सर्वर पर आपने डिप्लॉय किया है उसकी रिसोर्सेज को कंज्यूम करके, कुछ कंप्यूटेशन करके रिजल्ट को आपके यूज़र तक भेज रहे हैं। ये काम करने का जो तरीका है वो PHP का अलग है, Node.js का अलग है, और उसके बाद Django का अलग है। कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क किसी एक बैकएंड फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। सब अपने अपने एरिया में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, काम चल रहा है गिटहब पे, लोग करते रहते हैं काम। और जैसे PHP की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो PHP के जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें PHP को इम्प्रूव करते रहा जा रहा है। PHP भी एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिलीव मी। कभी भी आप इन बातों में ना आए कि यार PHP बेकार हो चुकी है, फिर Node.js बेकार हो चुकी है, Django बेकार हो चुकी है। आजकल मार्केट में लोग हर तरह की बात फैलाते हैं, हर तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। इवन फ्लास्क के बारे में भी अफवाह फैली हुई है कि यार जो पाइथन का फ्लास्क बैकएंड फ्रेमवर्क है वो सबसे घटिया बैकएंड फ्रेमवर्क है, Django जो है वो आ गया है अभी, Django ने जो है कमाल कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से मास्टर करते हैं, उसके सारे टूल्स को समझते हैं, उसमें ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करते हैं, ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग जीतेंगे, आपको जॉब मिलेगी। आप लोग जो भी चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैरियर से वो आप लोग को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 2 बैकएंड फ्रेमवर्क्स को पकड़ के कंपेयर करें कि यार एक बैकएंड फ्रेमवर्क मेरा ये रहा, दूसरा बैकएंड फ्रेमवर्क मेरा ये रहा, अगर आप लोग इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तब आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि यार Node.js फास्ट है Django से, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा ना? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ मिलेगा, बट अगेन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। गिटहब एक बहुत अच्छा टूल है दी बेंच मार्कर करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने एक रिजल्ट भी पब्लिश किया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यार कौन सा बैकएंड फ्रेमवर्क कितना फास्ट है और कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड सर्व कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग जाएँ उस टूल्स को देखें और उस टूल के द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट, जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो रिपोर्ट देखें।
इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो जो बेंचमार्किंग की गई होगी वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके की होगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम में की गई होगी, और उसी के साथ साथ वो जो बेंचमार्किंग की गई है वो एक पर्टिकुलर तरह की वेबसाइट के लिए की गई होगी। तो हो सकता है कि आप जो वेबसाइट बनाए उस पर रिजल्ट दूसरा हो, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज़, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हम अपनी सर्वर में आज से 10 साल के बाद ऐड कर लेंगे मेमोरी, अगर आएंगे यूज़र्स हमारे पास 1 साल के बाद आएंगे, 1 साल के बाद कर लेंगे, 8 महीने बाद आएंगे, 8 महीने बाद कर लेंगे। तो सर्वर की स्लो होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके यूज़र्स को परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी जब तक आप अच्छा कोड लिखते हैं। अगर आपके यूज़र्स को स्लोनेस झेलनी पड़ रही है तो उसका रीज़न यही है कि आपने कोड सही से नहीं लिखा है। अगर आपने कोड सही से लिखा है, ऑप्टिमाइज लिखा है, अगर आपने अच्छी तरह से डीबगिंग किया कि यार ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है मेरी वेबसाइट पे, ये सारे काम आपने अपने बहुत अच्छी तरह से किए हुए हैं, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिलीव मी। सो आई होप कि आप लोग को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया हो। बेंचमार्कर टूल जिसकी बात मैं कर रहा था वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी रिपोर्ट को आप लोग एक बार देख लेना, आपको अच्छा लगेगा, एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट अगैन उस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, Node.js ऊपर है मान लो और PHP नीचे है तो PHP बेकार है, या फिर अगर PHP ऊपर है तो PHP अच्छा है, Node.js बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन फैक्टर्स को जो कि मैंने इस वीडियो में बताया आप लोग अपनी कंसिडरेशन में लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आप लोगों को कौन सा बैक एंड फ्रेमवर्क सीखना है। फ्रंट एंड के अंदर तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ेगी, या फिर अगर आप लोग एंगुलर या रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, तो वो भी आपको जो जावास्क्रिप्ट है, कुल मिला के जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वाले फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के, जैसे एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js, ये मैं बताता हूँ आपको क्या मदद करेंगे। अगर आप लोगों ने मान लो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लिखी है, बहुत सारा लॉजिक लिखा है, बहुत सारे इवेंट लिस्टनर्स हैं आपके, और आपने मान लो 100-200 लाइन्स लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट की, ये उन 100-200 लाइन्स को बहुत कम एफर्ट में कन्वर्ट कर देंगे और आप लोग देखेंगे और एक साई ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा। आप कहेंगे यार मैं इतने सारी जावास्क्रिप्ट की लाइन्स लिख रहा था, एट दी एंड मुझे सिर्फ इतने लिखने चाहिए थे, एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करना चाहिए था, और मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला के आपको बहुत अच्छी तरह से जावास्क्रिप्ट लिखना फैसिलिटेट करता है। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया सिंगल पेज एप्लीकेशन का, उसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन सर्च कर लेना चैनल पे जाके, मैं लिंक डाल दूंगा वैसे, और उस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग। उसमें मैंने सिर्फ सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.